हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मोशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीजें हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर उसी के हमने कुछ तरीके अपने रिलेटिव वगैरह और ये सब। ठीक है। तो अभी तक ये पढ़ा था, बट अभी तक हमने इसकी बात नहीं करी थी कि मोशन हो क्यों रहा है। और ये मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स के पहले लेक्चर में भी कहा था कि मोशन हो क्यों रहा है या मोशन का वाई, मतलब मोशन स्टार्ट क्यों हुआ, या किस, हाँ वही चीज, मोशन का रीजन क्या है, वो चीज अभी तक हमने नहीं देखा था। वो हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन के वैसे 3 लॉज हैं, उन्हीं के अराउंड ये पूरा चैप्टर है। और उसके बाद हम फोर्सेस वगैरह कैसे देखते हैं किसी भी बॉडी पर, और उसका किस तरीके से एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार बात करेंगे हम वही ऑब्जर्वर की या फिर फ्रेम की, जिसकी हम रिलेटिव के टाइम में भी बात कर चुके हैं। तो बेसिकली फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर तीन तरह के होते हैं। फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर तीन तरह के, क्या मतलब, जैसे ये जो है, तो एक तुम्हारा ऑब्जर्वर हो सकता है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, जो कि है हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर, जिसको हम देख भी चुके हैं। तो वेलोसिटी जीरो है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी जीरो है। वेलोसिटी पूरे टाइम जीरो है, मेरा मतलब वेलोसिटी जीरो का मतलब है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी पूरे टाइम जीरो होगा। ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड ऑब्जर्वर बोलते हैं, जो कि हम देख भी चुके हैं। ज्यादातर हम एनालिसिस इसी से करते हैं। ठीक है। ग्राउंड फ्रेम ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब अगर तुम्हारी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की नॉन जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो या फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। तो अब ये दोनों केसेस बेसिकली जो हमने ये पहला ऑब्जर्वर, बेसिकली हमने यहाँ पे तीन तरह के ऑब्जर्वर देखे। पहला ये है जिसकी वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। दूसरा ये जिसकी वेलोसिटी तो नॉन जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो। और तीसरा ये जिसकी एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो। ठीक है। तो ये तीन तरह के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें से ये जो तुम्हारे 1 और 2 हैं, ये दोनों किस तरह के ऑब्जर्वर कहलाते हैं। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं IRF या फिर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो मैं लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑब्जर्वर जिनका खुद का कोई एक्सेलरेशन ना हो। एक्सेलरेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, अभी तुम न्यूटन सेकंड लॉ जब पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे एक्सेलरेशन का ही सबसे ज्यादा रोल है फोर्स को डिफाइन करने में। तो इसीलिए हम ऐसे ऑब्जर्वर्स को चूज करते हैं जिनका एक्सेलरेशन खुद जीरो हो, और उनको बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बट हाँ, जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिनमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इन पर भी हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे आगे। और वो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वहां पर, स्यूडो फोर्स का। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बट अभी तुम इतना समझ लो कि न्यूटन लॉज जो होते हैं वो इसी तरह के फ्रेम्स, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। डायरेक्टली अगर तुम्हें अप्लाई करना हो तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है क्या है, एक बार तुम लिख सकते हो 1 लाइन में, ताकि पता रहे। ठीक है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स और इनर्शियल ऑब्जर्वर्स आर सच ऑब्जर्वर्स विच आर अनएक्सेलरेटेड। ये तो तुम्हें दिख ही गया, मैंने ऊपर लिख ही दिया था, ये वही चीज बस हमने लैंग्वेज में लिख ली है, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है।
इट मीन्स such observers are either permanently at rest, are either permanently at rest or moving with constant velocity, or moving with constant velocity. तो ये हो गई इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन कि ऐसे ऑब्जर्वर्स जो कि अनएक्सेलरेटेड हो, विच मींस या तो वो परमानेंटली रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर एक चीज और लिख लो, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज frames must be inertial, frames must be inertial, मतलब इनर्शियल फ्रेम होगा तो ही हम न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल के लिए कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम पर, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो। सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो यहीं पे लिख लो, हेडिंग डाल के, एक मिनट, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ठीक है, तो लिख सकते हो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स आर सच फ्रेम्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स आर सच फ्रेम विच आर एक्सेलरेटेड, बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम्स को ही हम यहाँ पर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हो टू अप्लाई न्यूटन लॉज इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने फोर्स भी नहीं किया। फोर्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे स्यूडो फोर्स वगैरह डिफाइन करेंगे। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं तुमने फ्रेम को कितना समझ लिया है। ठीक है, अब सपोज तुम्हारे पास एक ये इस तरीके का एम मास का ब्लॉक है, ठीक, ये ग्राउंड पे रखा है। ठीक है, हम्म, अब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वर मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, पूरे टाइम के लिए। फिर दूसरा ऑब्जर्वर मैं बना रहा हूं, ये इस साइड मूव कर रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू वी, जो कि है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर एक मैं बना रहा हूँ थर्ड ऑब्जर्वर, जो कि इस तरीके का है, और इसकी वेलोसिटी है 4t। ठीक है, वो भी इसी साइड, इस तरीके से। फिर
एक और ऑब्जर्वर मैं बना रहा हूँ, फोर्थ ऑब्जर्वर, इस तरीके का, जिसकी वेलोसिटी है 3p²। ठीक है। और पांचवा ऑब्जर्वर मैं बना रहा हूँ जो कि इस तरीके का है, और इसका एक्सेलरेशन है, सपोज ये एक लिफ्ट के अंदर है इस तरीके से, है ना, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। ठीक है। तो अब तुम ये बताओ इसमें से कौन कौन से फ्रेम्स इनर्शियल फ्रेम्स हैं और कौन कौन से फ्रेम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं। खुद डिसाइड करो, वीडियो पॉज करके देखो एक बार और खुद कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इनर्शियल फ्रेम्स का एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इस फ्रेम में तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। फिर ये वाले में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी, वो भी जीरो हो गया फिर से, तो ये भी जीरो एक्सेलरेशन, तो ये दोनों तो तुम्हारे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गए। ठीक। इसको देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 4 dv/dt करोगे तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम होगा? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन है। हमने क्या बोला था कि इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फ्रेम भी तुम्हारा एक तरह का नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो ये एनआईआरएफ हो गया। फिर इस वाले को देखोगे, इसकी वेलोसिटी 3t² है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 60। अब इसका तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला इनर्शियल नहीं है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला कैसे ही हो सकता है। तो ये भी तुम्हारा जो होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। और ये तो दिख ही रहा है यार, इसमें पहले ही बोल दिया कि एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो ये तीनों जो तुम्हारे हैं ये है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और इनके लिए हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फोर्स लिखने के लिए और एनएलएम अप्लाई करने के लिए, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेम्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जहां भी हम किसी भी मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं या काइनेमेटिक एनालिसिस जैसे हम कर रहे थे, उसके बाद अब हम फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, हर जगह हमें एक ऑब्जर्वर तो चाहिए ही चाहिए। बिना ऑब्जर्वर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली न्यूटन लॉज के लिए हमें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या इनर्शियल ऑब्जर्वर चाहिए, और ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो हेडिंग डाल सकते हो इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? हाँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब कि फोर्सेस बैलेंस होना, बेसिकली एक बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना, उसका नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क दोनों चीजें जीरो होना, उसका मतलब होता है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है ना। तो फोर्स और टॉर्क, यहाँ पे दो चीजें होती है। टॉर्क के बारे में हम आगे जब रोटेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, फोर्स का पूरा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी, लिख सकते हो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और एक होता है तुम्हारा रोटेटरी, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स बॉडी पर जीरो होनी चाहिए, और रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क जो होता है नेट वो जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क की बात कहाँ से आई? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। सपोज तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, अभी के लिए इस तरीके से, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ तुम क्या क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम पूरा का पूरा ऐसे आगे की तरफ मूव करा दिया, किसी भी डायरेक्शन एक्स वाई जेड कहीं मूव करा दिया, और ये ऑब्जेक्ट उठ करके तुम्हारा यहां पर आ गया, इस तरीके से आगे आ गया थोड़ा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने ट्रांसलेशनल मोशन किया, किसी एक डायरेक्शन में ये गया, तो ये तभी होगा जब इस पर कोई एक नेट फोर्स आएगा, बिना उसके ये यहीं बैठा रहेगा। ठीक है, यही हमारा न्यूटन का पहला लॉ भी है, कि एक ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर रहना चाहता है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना नहीं चाहता जब तक हम उस पर कोई नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। ठीक है। तो ये है। तो ये हम इसको कोई फोर्स लगा करके यहाँ पर लेकर के आए, इस पोजीशन से इस फोर्स तक, इस पोजीशन तक। दूसरी चीज हम इसमें क्या कर सकते थे कि सपोज मैंने इसको यहां से कहीं एक जगह से किसी एक एक्सेस के अबाउट पकड़ के ऐसे घुमा दिया, है ना, तो क्या होता, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे के ऐसे
रोटेट हो गया। हम्म। तो बेसिकली मैं तुम्हें और थोड़ा बेटर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी वैसे, बट देखो सपोज ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, है ना। तो इसको अगर हम ऐसे चला करके ऐसे आगे ले आए, है ना, ये इस तरीके से चला के लेते चले आ रहा है, तो ये हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बट सपोज ये ऑब्जेक्ट यही रहता, है ना, बट हम इसको बस इसी किसी एक ऑब्जेक्ट के अबाउट इस तरीके, किसी एक एक्सेस के अबाउट इस तरीके से घुमा देते, तो ये हम इसको रोटेट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से दिखाऊं तो इस तरीके से, मतलब अलग करके दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं। तो ये रोटेशन जो है, ये किस वजह से हुआ, ये हुआ ड्यू टू टॉर्क। ड्यू टू टॉर्क मतलब अल्टीमेटली तो होती फोर्स ही है, बट फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ही टॉर्क कहलाता है। और जो हमने ये ट्रांसलेशनल मोशन किया था, आगे बढ़ाया था, ये था ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू नेट फोर्स, बेसिकली लिख सकते हो नेट फोर्स या नेट टॉर्क। तो ये टॉर्क वाली एनालिसिस, अगर टॉर्क नेट जीरो नहीं है तो बॉडी इस तरीके से रोटेट कर सकती है, और फोर्स नेट जीरो नहीं है तो इस तरीके से आगे या पीछे या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो इस फोर्स की एनालिसिस हम अभी करेंगे, और टॉर्क की बात हम आगे करेंगे जब हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे। अभी हम केवल फोर्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ज्यादातर हमारे केसेस ऐसे होंगे कि पार्टिकल होगा, तो अगर एक छोटा पार्टिकल है तो वो तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ये तीन, ये और एक आगे एक पीछे इस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन कर, इसको रोटेट तो कर नहीं सकते इतने छोटे पार्टिकल को। तो इसलिए हम अभी केवल फोर्स की बात करने वाले हैं, और टॉर्क की बात हम आगे जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलो। तो अब हम न्यूटन न्यूटन के जितने भी लॉज हैं उनको अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो बेसिकली नाम वाइज तो बहुत छोटा है, बट उन्हीं लॉज पर आगे पूरा चैप्टर बना हुआ है। जिसमें सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो काफी लंबा चलेगा भी, उसी में फोर्स की डेफिनेशन हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि वन टू थ्री इस तरीके से फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो थर्ड लॉ सबसे आसान है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, ऐसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिख सकते हो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये चलो पहले फर्स्ट लॉ ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ लिख लो पहले, है ना। फर्स्ट लॉ, देन थर्ड लॉ, और सेकंड लॉ हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर है जो मतलब अगर उस पर, हाँ, उस पे सराउंडिंग की तरफ से कोई नेट फोर्स नहीं लगता, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे वो बेसिकली मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इनर्शिया, तुमने नाइन्थ क्लास में अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुमने इनर्शिया वर्ड सुना होगा। इनर्शिया का मतलब है कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहता। अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगा, और वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहेगा। या फिर वो अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स की वजह से चेंज नहीं करेगा। तो सराउंडिंग्स की वजह से उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी। बट हम कोई अनबैलेंस फोर्स अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो जरूर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और उसी पे हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है तो वो, उस पर नेचर की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है, और वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग रहेगा। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट कंप्लीट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट कंप्लीट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम and mathematically it states that and mathematically it states that net real external force on a body is equal to zero. Net real external force on a body इज जीरो, मतलब उस पर अपने आप कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो रहेगा, और वो अपनी पोजीशन, अपने जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी में रहेगी और उसको चेंज नहीं करेगी।
तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने कहा है, कौन सी फोर्सेस को कहा है एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली? ये है फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू सराउंडिंग्स। फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू सराउंडिंग। यही फोर्सेस नेट फोर्स जीरो होगी बेसिकली, ये फोर्सेस जीरो होगी। यही है तुम्हारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब बेसिकली फोर्स तो एक तरह का वेक्टर होता है ना? तो फोर्स जीरो का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होगा, और जेड डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होगा। बेसिकली एक ब्लॉक है अगर, तो किसी भी डायरेक्शन पर इस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर हमने कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो सराउंडिंग की वजह से। तो और इसका यही है बस, एफ मतलब बेसिकली जो फोर्स होता है ना, वो इस तरीके, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स अभी हम आगे डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसमें तुम्हें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली कंपोनेंट है, प्लस एफ जेड के कैप। तो ये होती है तुम्हारी फोर्स। अगर फोर्स जीरो है तो ये सारे कंपोनेंट इंडिविजुअल भी तुम्हारे जीरो होंगे, यही एक पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ तो हम आगे डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद हम सारी फोर्सेस डिफाइन करेंगे। पहले थर्ड लॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। तो बेसिकली अगर तुम किसी चीज पर एक फोर्स लगा रहे हो तो उसका एक इक्वल रिएक्शन फोर्स तुम्हें देखने को मिलेगा, कोई भी फोर्स हो, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो है वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर एक्शन एक बॉडी पर है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसकी वजह से नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो होती है। और ये पिक्चर में एक साथ आते हैं, ठीक है। अगर एक्शन है तो तुरंत ही साथ साथ तुम्हारा रिएक्शन भी दिखेगा तुम्हें, ठीक है। इस तरह की चीज तो लिख सकते हो। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? ये कहता है ऑल रियल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑल रियल फोर्सेस exist in pairs. These pairs are known as action reaction pairs, and their vector sum must be equal to zero, and their vector sum must be equal to zero, यानी कि a बार प्लस r बार इक्वल टू जीरो। ये ठीक है। बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन होती है इनकी, तो ये लिख भी सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर एक्शन एक बॉडी पर है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो इसका क्या मतलब है यार?
तो मेरे टाइम पे भी यार मैं थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूज था कि डिफरेंट बॉडीज का कहना क्या चाह रहा है ना। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बार समझा दे रहा हूँ, हो सकता है अभी तुम्हें ये चीज समझ में ना आए, तो तुम एक बार जब तुम फोर्सेस पढ़ लोगे, जब हम नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और ये अपना क्या कहते हैं वेट पढ़ लेंगे, उसके बाद तुम्हें ये लगेगा, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, सपोज ये एक एम मास का इस तरीके का ब्लॉक है, ठीक। अभी हमने वैसे बात तो की नहीं है ग्रेविटी की, बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है, उसी को तुम इस मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हारी ग्रेविटेशन की फोर्स होती है। तो इसका वेट जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा होता है ना। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो सरफेस है, अब तुम सोचोगे ऐसा तो इस बॉडी को नीचे सरफेस में धंसते चला जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका एक रिएक्शन फोर्स होता है सरफेस की तरफ से, इस बॉडी पर लगता है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम एन इस तरीके से दिखा रहे हैं, और ये एन एम जी को बैलेंस आउट करता है, तभी तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पर रहता है ग्राउंड पर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एम जी है, ये तो मास की वजह से सरफेस पर लग रहा है ना। तो ये जो है एक्टिंग ऑन सरफेस है। तो जो मास जो तुमने रखा हुआ है, जैसे तुम्हारा वेट है, तो वो सरफेस पर लग रहा होता है वो तुम्हारा वेट, पर वो सरफेस पर लग रहा था, और उस सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होता है, वो आ तो सरफेस से रहा होता है, बट वो लग रहा होता है किस पर, बॉडी पर। यानी कि अगर तुम्हारे वेट जितना इक्वल फोर्स तुम्हारे ऊपर लग रहा होता है, तुम सरफेस पर खड़े होते हो, जिसकी वजह से तुम धंसते नहीं और सेम उसी जगह पर खड़े रहते हो। तो ये क्या है, एक्ट ऑन बॉडी। तो बेसिकली जो ये एन फोर्स है, ये एम मास के ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है, और जो एम जी वाला फोर्स है, ये है तो इसका, बट ये लग रहा है किस पर, तुम्हारे ग्राउंड पर। तो ये बेसिकली दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है, और ऐसा हर एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ होगा। तुम आगे इसको एनालाइज करना, जितने भी सिचुएशंस हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, सब में तुम ये चीज देखोगे कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। तो ये हो गई एक बात। अब एक चीज और, कि एक्शन एंड रिएक्शन कम इनटू पिक्चर साइमल्टेनियसली, ये एक चीज और लिख लो। जैसे ही एक्शन आया वैसे ही reaction। जैसे ही ब्लॉक सरफेस को टच करेगा, उस पर एनर्जी लगाएगा, उसी जस्ट उसी इंस्टेंट पर तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लगना चालू हो जाएगा। ये कहने का मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन कम इनटू पिक्चर साइमल्टेनियसली। ठीक है, डन। हम्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है यार, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा लंबा है, मेन चीज यहीं से आती है जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे। तो लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ। हम्म, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ में कि एक बॉडी अगर सराउंडिंग मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पर सराउंडिंग की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होता है। बट हम मैंने वहां पर एक चीज और कही थी कि हम अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो जरूर उस बॉडी पे कुछ चेंजेस लाएगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाएगा। तो उस अनबैलेंस फोर्स को हम कैसे डिफाइन, अगर किसी बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है जो हमने अप्लाई करी है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसी के बारे में है तुम्हारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है, तो उसका वो इक्वल होती है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो उसका मतलब जैसे तुम कोई फोर्स उस पर अप्लाई करोगे, उसका मोमेंटम कुछ चेंज होगा, है ना। तो उस मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को जो हम कहते हैं, वो होता है तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बेसिकली तुमने कई जगह ये सुना होगा कि एफ इक्वल टू एम ए। तो अनबैलेंस फोर्स जो तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाई जाती है, अगर तुमने नाइन्थ में पहले से पढ़ रखा है, तो तुमने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वो हमेशा सही नहीं है, और वो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। और कई लोगों को लगता है कि वो एकदम सही है, और फिर जो है हर जगह वो एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। बट अभी तो तुम्हें केसेस दिखाऊंगा जहां पर एफ इक्वल टू एम ए तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। तो यार वैसे तो ये सही से पढ़ाना चाहिए, या फिर मत पढ़ाओ, है ना।
या फिर सही से पढ़ाओ। ये हाफ इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही सारी दिक्कत होती है, फिर उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है सही इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिकली फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। जब तुम कोई फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, वो जिस रेट से चेंज होगा वही होगी तुम्हारी फोर्स। तो ये होती है फोर्स की डेफिनेशन। तो इसको अभी हम पहले लिख लेते हैं, और फिर वो एफ इक्वल टू एम ए पर भी आएंगे कि वो एक स्पेशल केस में होता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है। तो साथ में वो चीज या तो मेंशन करनी चाहिए कि हम स्पेशल केस में भाई ऐसा कह रहे हैं, बट तुम क्लास 9 की बुक्स देखोगे तो यार ज्यादातर डायरेक्ट इक्वल एफ इक्वल टू एम ए लिखा रहता है। एफ इक्वल टू एम ए हर जगह सही नहीं है। तो आगे देखते हैं, आओ। तो लिख लेते हैं, पहले सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो मैंने तुम्हें बोला कि फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। तो लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट if there is unbalanced force acting on a system, if there is unbalanced force acting on a system, और ये लॉ है, ठीक है, तो इसका प्रूव ऐसा नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, ठीक है, देन दैट फोर्स इज इक्वल टू rate of change of linear momentum of that system, rate of change of linear momentum of that system। तो बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि जो फोर्स होगा नेट अनबैलेंस फोर्स, वो होगा तुम्हारा डी पी बार बाई डी टी के बराबर। पी बार तुम्हारा मोमेंटम होता है ना। और मोमेंटम शायद मैंने अभी डेफिनेशन नहीं बताई होगी। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और जैसे कि बात करी मोमेंटम, अब तुम खुद बताओ कि वो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास इनटू वेलोसिटी होता है तुम्हारा मोमेंटम। तो बेसिकली ये क्या है तुम्हारा स्केलर इनटू वेक्टर, मास तुम्हारा स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ये भी एक वेक्टर होगा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर, और अगर मोमेंटम वेक्टर है तो डीपी बाई डी टी जो होगा तुम्हारा जेट की फोर्स, वो भी एक वेक्टर होगा। तो लिख सकते हो एफ बार एंड पी बार आर वेक्टर क्वांटिटीज। वो दिख भी रहा है, ठीक है। तो अब यहीं से आते हैं आगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा वेलोसिटी होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, अगर हम आई जे के में लिखना चाह रहे हैं, प्लस वी जेड के कैप। इस तरीके से पूरे में मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो एम वी बार जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। यानी कि जो तुम्हारा मोमेंटम वेक्टर होगा वो हो जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, है ना। अब यहां से फोर्स वेक्टर लिखोगे तो वो होगा डी पी एक्स डी पी बाई डी टी होगा बेसिकली। तो डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी पी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड बाई डी टी के कैप। तो यहां से लिख सकते हो फोर्स वेक्टर को तुम, फोर्स भी एक वेक्टर है तो उसको भी इस तरीके से एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से फोर्स को लिख सकते हो, जिसमें से एफ एक्स तुम्हारा होगा डी पी एक्स बाई डी टी, एफ वाई तुम्हारा होगा डी पी वाई बाई डी टी, और एफ जेड तुम्हारा होगा डी पी जेड बाई डी टी। तो इंडिविजुअली इस तरीके से तीनों डायरेक्शंस में भी तुम एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लिख सकते हो। फोर्स के कंपोनेंट्स हो गए जो कि मोमेंटम के कंपोनेंट्स के डी बाई डी टी होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था जो एफ इक्वल टू एम ए वाली डेफिनेशन है वो हर जगह सही नहीं है। आओ देखते हैं कैसे है।
तो ये है, ठीक है। तो एफ को हमने डिफाइन किया डी पी बार बाई डी टी, यानी कि डी पी को अब हम लिख सकते हैं एम वी बार बाई डी टी, ठीक। अब यहां से इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे एम वी बार को डी टी के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो पहले एम को डिफरेंशिएट किया, है ना, और वी बार वैसे के वैसे लिख दिया, या चलो पहले, हाँ, पहले एम को वैसे लिख दिया और लिखा डी वी बार बाई डी टी, ठीक है। मतलब बाद वाले को डिफरेंशिएट किया, पहले वाले को वैसे लिख दिया, प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे डीएम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। ये होगा तुम्हारा फोर्स वेक्टर बेसिकली, ठीक। तो डीवी बार बाई डी टी क्या होता है यार? क्या ये ए नहीं होता है? तो इसको मैं सीधे एम ए बार प्लस डीएम बाई डी टी इंटू वी बार, तो ये होता है फोर्स। तो फोर्स जो है वो एम ए बार प्लस डीएम बाई डी टी इंटू वी बार, ये होता है। बट डीएम बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ये जीरो हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं तुम्हारे, जिसमें एक होता है तुम्हारा डीएम बाई डी टी जिसके लिए जीरो हो, और दूसरा हो सकता है कि डीएम बाई डी टी नॉन जीरो हो, है ना। तो जनरली ज्यादातर सिस्टम ऐसे ही है, जैसे कोई कार चल रही है तो वो, उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो इस केस में तुम F इक्वल टू एम ए लिख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बट इसके लिए क्या तुम F इक्वल टू एम ए लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि इस वाले इसमें तुमने इसलिए लिख दिया कि डीएम बाई डी टी जीरो हो गया, तो एफ तुम्हारा केवल ये बचा, ये और ये वाला टर्म तुम्हारा हट जाएगा, तो इसलिए तुमने ये लिख दिया। बट इस केस में अगर डीएम बाई डी टी नॉन जीरो है तो ये, बट वेलोसिटी भी नॉन जीरो, वेलोसिटी भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस केस में तुम F इक्वल टू एम ए बार नहीं लिख सकते, तुम्हें ये पूरी चीज देखनी पड़ेगी, और तुम्हारे लिए फिर केवल यही डेफिनेशन सही होगी, डीपी बार बाई डी टी। तो इस तरह के केस होते कौन से हैं यार? सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके का एक ट्रक है। तुमने वो मट्टी वाले ट्रक सबने देखे होंगे, जो कंस्ट्रक्शन के सामान लेकर के, मट्टी रेती ये सब लेकर के जाते हैं। ये वाले ट्रक तुमने देखे होंगे, ठीक है। और इनमें ज्यादातर तुम कभी ये नोटिस करोगे कि उसमें से कुछ ना कुछ रेती गिरती रहती है, ठीक है। नहीं भी गिर रही तो अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि एक इस तरीके का ट्रक है जिसमें यहाँ पर कुछ ऐसा लीकेज है, और इस तरीके से मट्टी गिराते हुए जा रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसका मास कुछ अभी कुछ था, मान लो यहाँ तक रेती भरी हुई थी, है ना, या मान लो ये पूरा एकदम ऊपर तक इस तरीके से भरी हुई थी, है ना। फिर कुछ टाइम बाद ये ट्रक थोड़ा और आगे जाएगा, ये अभी भी गिर रही है ना। अब इसमें ये आधी हो गई इस तरीके से, तो इसका मास सपोज इधर 10 किलो था, इधर 5 किलो हो गया। तो इसका मास भी चेंज हो रहा है ना साथ साथ। तो एम ए बार अगर तुम लगाओगे तो वैसे भी तुम्हें कंफ्यूजन होगी तुम कौन सा मास लोगे, तो वो एक एट एन इंस्टेंट तुम्हें देखना पड़ेगा। इसमें बेसिकली तुम्हारा डीएम बाई डी टी नॉन जीरो है, यानी कि मास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो टी इक्वल टू टू पर सपोज ये था, और टी इक्वल टू 5 पर ये पिक्चर थी। तो टू पर तुम्हारे जो 10 किलो मास था, और 5 सेकंड में तुम्हारा 5 किलो मास हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पर मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इस केस में तुम एफ इक्वल टू एम एन ले सकते हो, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और वहां से फिर ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम ए हमेशा सही नहीं है इस तरह के सिस्टम जिनका वेरिएबल मास होता है। और यहीं से तुम्हारा वो रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चन होता है। रॉकेट में भी यही होता है ना यार, कि तुम जब लॉन्च करते हो तो उसमें फुल फ्यूल होता है, बट लॉन्च के बाद जैसे जैसे वो ऊपर जाता है फ्यूल तुम्हारा कम हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा होता है। तो उसका भी मास चेंज हो रहा होता है। तो उस पर फोर्स हम उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि डीएम बाई डी टी वाला टर्म हम साथ में कंसिडरेशन में लेते हैं। तो मास टाइम के साथ अगर चेंज होगा तो हम इस तरीके की डेफिनेशन यूज करेंगे, ना कि एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम ए यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी तुम्हारी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। और वहां से तुम सारी चीजें डिराइव कर सकते हो। अगर डीएम बाई डी टी जीरो है तो बेशक तुम्हारा एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा एफ इक्वल टू एम ए बार, अब हम ज्यादातर बातें कांस्टेंट मास सिस्टम की ही करते हैं पूरे आगे एनएलएम में, ताकि समझने में इजी हो। फिर वेरिएबल मास का अलग से टॉपिक आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट जब तक नहीं बोला जा रहा तब तक तुम ये मान के चलो कांस्टेंट मास सिस्टम है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि यूज करना आसान है, ठीक है। डीवी बाई डी टी लिखना चाहिए, बट अब क्योंकि हम सारे केसेस वही लेंगे जिसमें डीएम बाई डी टी तुम्हारा जीरो वेरिएबल मार्क्स नहीं ले रहे हैं, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम साफली लिख सकते, साफ इसको लिख सकते हो कि एफ इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्सेलरेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से तुम एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लिख सकते हो। एफ एक्स हो जाएगा एम ए एक्स, एफ वाई हो जाएगा एम ए वाई, और एफ जेड हो जाएगा एम ए जेड।
इस तरीके से तुम कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यार हमने अब सारे लॉज न्यूटन के देख लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर आने वाले हैं। तो जितना हम आज डिस्कस कर सकते हैं कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये तो अभी आगे 2-3 क्लास, मतलब पूरा चैप्टर इसी पर है यार, अलग तरह की फोर्सेस पर, फिर उन पे हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तुम लिख सकते हो फोर्सेस, हेडिंग डाल सकते हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये टॉपिक आगे काफी टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कितनी कितनी तरह के कुछ स्टैंडर्ड टाइप की फोर्सेस जो हर बॉडी पर एक्ट करते हैं, जिससे हम एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, कौन कौन सी फोर्स है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेट की फोर्स, तो तुम लोग डाल सकते हो वेट। वेट, ठीक है। तो वेट जो क्या है, वो है एक तरह की फील्ड फोर्स, ठीक है। एक तरह की फील्ड फोर्स है, जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, अभी तुम क्योंकि 11th के हो गए। तो फील्ड फोर्स बेसिकली ऐसी फोर्सेस जो डायरेक्टली कांटेक्ट की वजह से नहीं होती है, कोई एक फील्ड होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह की फील्ड होती है। और इन फील्ड्स के इफेक्ट की वजह से उस पर फोर्स एक्ट करती है, ना कि कोई पुश पुल इस तरीके से, या कोई कांटेक्ट हुए बिना बेसिकली। तो ये एक तरह का फील्ड फोर्स है। और ऐसे ही फील्ड फोर्स तुम्हारी ग्रेविटेशनल, ये मतलब बेसिकली ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। बाकी तुम्हारी इसके अलावा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी कोर्स में। बेसिकली वो 12th में आएगा तुम्हारे। और फील्ड फोर्स होती है एक तरह की, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बेसिकली दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो हम ग्रेविटेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे। तो बेसिकली वेट जो होता है वो एक तरह का फील्ड फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, कॉन्टैक्टलेस फोर्स होती है, ठीक है। वेट ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है। बट अगर ग्रेविटी वेरिएबल नहीं है, ग्रेविटी तो हर जगह कांस्टेंट ही हम मान के चल रहा है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट्स ले लेते हैं। एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, मतलब जहां पर पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करा जा सके, ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। हम एक असम्पशन लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, जो कि तुम अभी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो तुम फेमिलियर हो, प्रोजेक्टाइल में हमने काफी देखा है। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको लिख सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट, इसलिए हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट है। अगर ग्रेविटी वेरिएबल हो गई, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी हो गया, तो फिर जो है तुम्हारा पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम वेट एक्ट कराएंगे, ना कि सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली सेम होता है अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जिस पॉइंट पर हम इंटायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड देख सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर सारे मास को हम कॉन्सेंट्रेटेड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब वेट दिखाते कैसे हैं, वेट बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से, बेसिकली वेट फोर्स जो होती है, वेट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जिस बॉडी पर एक्ट कर रहा है उसका मास। तो ये इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एम जी बार। हम्म, ऐसे बेसिकली तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेट जो होता है वो एम जी बार होता है। तो ये जो वेट का फोर्स है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ही होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तुमने देख रखा है कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अर्थ की तरफ पॉइंटेड होता है ना वो, इस तरीके से। तो ये हो गया, लिख सकते हो वेट इज ऑलवेज शोन बाय वर्टिकल डाउनवर्ड एरो इन एफपीडी, डाउनवर्ड एरो इन फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में एफपीडी का मतलब है, ठीक है। अब 2-3 एग्जांपल देख लो, सपोज इस तरीके का तुम्हारा एक कर्व्ड सरफेस है, हम्म, और इस पर यहाँ पर एक बॉल है। तो इस पर वेट कैसे एक्ट कर रहा होगा, इसका मास कुछ मान लो एम है, ठीक है। तो इस पर क्या क्या फोर्स होंगे, एक तो इस पे वेट एक्ट करेगा जो कि ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरीके से, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड होगा एम जी बार, ये होगा मतलब बेसिकली। तो एम जी लिख सकते हो तुम, है ना, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाई दिया तो डायरेक्शन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्या यार, रुक जाओ सीधा बना देता हूँ।
कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। आप सही है ना, इस तरीके से। बाकी इस पर एक इस तरीके का नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, वो हम आगे अभी हमने पढ़ा नहीं, तो अभी हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल वेट कैसे दिखा रहे हैं वही भी हम देख रहे हैं। ये फुल एफबीडी नहीं है ना। फुल एफबीडी में और भी फोर्सेस होंगे, वो हम आगे देखते चलेंगे जैसे जैसे फोर्सेस पढ़ेंगे। सपोज इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कुछ मूव कर रहा होगा यहाँ पर। तो इस पर अगर हमें इसका भी मास स्मॉल है इस तरीके से, इसका अगर हमें वेट दिखाना होगा तो वो इस तरीके से दिखाएंगे हम, mg। ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल वाला की सॉरी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा है तो वो भी एक केस बहुत क्वेश्चंस में तुमने देखा होगा। इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ एंगल अल्फा है, ये इस तरीके का एक ब्लॉक है जिसका मास है, मैं इस पर वेट कैसे दिखाओगे, वही सेम वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इसका भी वही mg। ठीक है। इस तरीके से तो वर्टिकल डाउनवर्ड एरो एक नीचे की तरफ दिखाते हैं जो कि वेट की फोर्स को दिखाता है। वेट की फोर्स बेसिकली है क्या, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज रहता ही है, वो तुमने देखा हुआ है। उसमें हम बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक तरीके का फोर्स बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेट का फोर्स। ठीक है। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा अगर एक रिजिड बॉडी है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बेसिकली हमें कहना चाहिए, पर क्योंकि ग्रेविटी यूनिफॉर्म है इसलिए हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोइंसाइडिंग पॉइंट्स मानते हैं। तो मेरे ख्याल से और ये एक तरह की फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स, ये इसकी डिटेल में हम जाएंगे जब हम ग्रेविटेशन के टॉपिक पर आएंगे। फील्ड फोर्स इतना अभी समझ लो कि कोई एक तरह की फील्ड होती है, सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके की। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी वजह से बिना कॉन्टैक्ट के बॉडी पर फोर्स लग रहा है। ठीक है। और उस फोर्स को हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स जो होगी उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी को हम वेट कह रहे हैं यहाँ पर, और mg से इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने आज बात कर ली। इसके बाद आगे बहुत तरह की फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस तुम पढ़ोगे, उसमें जो है तुम्हारी बेसिकली दो फोर्स होती है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। फिर आगे हम टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, ये सब आगे डिटेल्ड इस चैप्टर में डिस्कशन पूरा चलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक इरोडोफ का एक या दो अच्छे इरोडोफ के क्वेश्चंस करेंगे जितनी थ्योरी हमने पढ़ी होगी उसके बेसिस पर, और ये फॉर्मेट अब हमारा आगे हर लेक्चर में चलने वाला है। ठीक है। तो उसी पर आते हैं। तो अब हम एक इरोडोफ का क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और फिर हम उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ये रेडोफ का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। मैं अभी आगे लिख दूंगा। ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लूं। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1.59 है, 1.59 आईई रेडोफ का। ठीक है। तो ऐसे हम हर रोज जितनी थ्योरी पढ़ेंगे ना उसके बेसिस पर रेडोफ के जितने भी क्वेश्चंस हमारे रेलेवेंट होंगे हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारी पूरी रेडोफ की बुक को मैं सॉल्व करा दूंगा साथ में क्लास के अंदर ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, तो इसको लिखो, एन एरोस्टेट ऑफ मास m। पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ एरोस्टेट क्या कह रहा है यहाँ पे। एन एरोस्टेट ऑफ मास m, इसमें केवल इतनी सी थ्योरी यूज होगी जितनी हमने आज इस क्लास में पढ़ी है। ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम बैक करके, अगर तुम सीधा क्वेश्चन देखने आए हो और तुम्हें इसमें डाउट आता है तुम रिवाइंड करके थ्योरी देख सकते हो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। एन एरोस्टेट ऑफ मास m स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वैसे वहां पे डब्ल्यू लिखा था बट मैं ए ले रहा हूँ क्योंकि अपने उसी से अपन फैमिलियर है, तो हम ए ही रखते हैं, क्यों फालतू डब्ल्यू डब्ल्यू करना। डिटरमाइन द smallest mass to be dumped, determine the smallest mass to be dumped for the aerostat to reach the upward acceleration, for the aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude, the air drag is to be neglected. The air
ड्रैग इज टू बी नेग्लेक्टेड। ठीक। तो ट्राई करो एक बार इसको, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बता रहा हूँ आगे क्वेश्चन। बाकी पूरा जितना हमने आज थ्योरी पढ़ी है ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ लगना नहीं है इसमें। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें शायद डाउट हो रहा हो, तो एरोस्टेट का मतलब है होता है यहाँ पे बलून। ठीक है, ये एक बलून को एरोस्टेट कह रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम्म। और बॉलेस्ट मास कुछ नहीं है यार, तुम सीधा मास देख लो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन तुम एक बार करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इसका मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग ये कह रहा है एन एरोस्टेट या फिर बलून ऑफ मास एम स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो वो नीचे आ रहा था एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। फिर इसमें से डिटरमाइन द बॉलेस्ट मास टू बी डाउन फ्रॉम द एरोस्टेट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो वो नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा था, बट हम उसमें से कुछ मास डंप कर देंगे, मतलब उसका कुछ मास कम कर देंगे। तो अब उसमें ऐसा हो कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ले। तो यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ने वाला ये है कि एक जैसे हीलियम बलून होता है, ठीक है, तुमने देखा होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है उस हीलियम गैस की वजह से। उस फोर्स को तुम कुछ भी एक नाम दे सकते हो, ठीक है। तो वो है, और उस फोर्स को हम बेसिकली बैलेंस उसके अलावा इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी तुम इसको सोचो अपने आप से, फिर मैं बताता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं। सपोज हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बलून है इस तरीके का, और यार हाँ, इस तरीके का बलून है। तो पहले ये नीचे आ रहा था, ठीक है। तो नीचे आ रहा था कुछ एक एक्सेलरेशन ए से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी। बलून का मास मैं एम मान ले रहा हूँ अभी के लिए। तो एक फोर्स इस पर लग रही होगी वेट की, जो अभी हमने पढ़ी हुई है, एम जी, इस तरीके से। और ऊपर जाने के लिए जो हीलियम वाली फोर्स, जो जैसे अगर बलून को तुम छोड़ते हो तो ऊपर जाता है ना, तो इसीलिए, क्योंकि ये बोल रहा है अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक ऊपर जाने वाली फोर्स भी होगी। अगर सारी फोर्सेस नीचे की तरफ हो गई तो फिर अपवर्ड एक्सेलरेशन कैसे लाओगे। तो वो तब भी मौजूद थी, बट नेट फोर्स नीचे थी, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मिल रहा था तुम्हें। तो इस तरह की एक बलून की फोर्स हो गई, जिसको मैं एफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एफ फोर्स हो गई। तो ये केस था पहले। अब ये कह रहा है कि हम बलून में से कुछ मास डंप कर दें, है ना। बलून यही है, ये रहा बलून, एक मिनट। इसमें से कुछ मास डंप कर दें, सपोज एम नॉट मास डंप कर दिया, अब इसका मास एम माइनस एम नॉट हो गया। यहां से लिख सकते हो एम नॉट मास डंप्ड, है ना। इस मास को डंप करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, सेम मैग्नीट्यूड का, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी अब। वेट का फोर्स तो लग ही रहा होगा, एम माइनस एम नॉट इंटू जी, ये। और ये एफ फोर्स चेंज नहीं होगा, जो बलून का फोर्स है वो वही रहेगा, ठीक है। वो हो गया एफ, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। अब तुम्हें बेसिकली इस एम नॉट की वैल्यू बतानी है कि ये क्या है। तो अब दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं भाई। इसमें फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो तुम यहां से ऐसे कह सकते हो कि एम ए, जो कि नेट फोर्स है नीचे की तरफ, है ना, वो हो जाएगी तुम्हारी एम जी माइनस का एफ। और यहां से तुम लिख सकते हो एम माइनस एम नॉट इंटू जी, जो है, सॉरी, बेसिकली ऊपर की तरफ एम ए है ना, तो एम ए इज इक्वल टू, सॉरी, एम माइनस एम नॉट इंटू ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब मास कम हो गया है ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एम माइनस एम नॉट इंटू ए, ये नेट फोर्स है। और इसको हम बाकी फोर्सेस से बैलेंस आउट करेंगे, नेट ऊपर की तरफ होना चाहिए था। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें नेट फोर्स नीचे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन ए है, तो नेट फोर्स होगा एम ए नीचे की तरफ। और इसमें नेट फोर्स, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, एम माइनस एम नॉट इसका मास है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स को हम इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू एफ माइनस एम नॉट इंटू जी। तो ये दो इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम एफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो प्लस करते हैं, हम लिखेंगे एम ए प्लस एम माइनस एम नॉट इंटू ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ प्लस एफ माइनस एम प्लस एम नॉट इंटू जी। ये हो गई पूरी इक्वेशन। तो माइनस एफ प्लस एफ तो चला गया पहले ही, ठीक है। अब यहां से हम लिखेंगे एम ए माइनस, प्लस, सॉरी, प्लस एम ए माइनस एम नॉट ए, ये हो गया, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी माइनस एम नॉट जी, ये हो गया। तो एम जी और ये चला गया तुम्हारा खत्म, ठीक है, ये हो गया।
तो एम नॉट ए एम नॉट जी, तो यहां से लिख सकते हो 2ma इज इक्वल टू एम नॉट ए माइनस एम नॉट जी, जो कि ये एम नॉट ए को हम उधर ले गए इस तरीके से, क्योंकि एम नॉट की वैल्यू चाहिए हमें अल्टीमेटली। तो 2ma इक्वल टू एम नॉट कॉमन लिया, ए माइनस जी, ठीक है। तो एम नॉट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2ma अपॉन ए माइनस जी, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कितना मास डंप करें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2ma अपॉन ए माइनस जी। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से कुछ सही किया है, आंसर यही होना चाहिए। और कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना। हम्म, हम्म, हाँ एक गड़बड़ है ना, वही मेरे को लग रहा था कहीं कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया है। बेसिकली यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। तो ये एफ माइनस एम नॉट था, ये यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, तो इसको काट करके यहाँ पे माइनस कर लो। जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस रहेगा पूरे टाइम, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2ma अपॉन ए प्लस टी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। यही मुझे लग रहा था एक प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ है, तो ये है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इतना मास हम डंप कर दें तो हमें बेसिकली जो है सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप जितना मैंने तुम्हें बताया तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों लॉज हमने आज क्लियर कर लिए, उसके अलावा हमने फोर्सेस में वेट के फोर्स की आज बात कर ली, और बाकी और फोर्सेस के बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो और जैसा कि मैंने कहा यार, अभी सीरीज का फॉर्मेट इसी तरीके से चलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे एरोडोफ के प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैंने ये सोचा कि एरोडोफ में पूरी ही मतलब लगभग लगभग जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन हैं, जो कि एरोडोफ से रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो मैं क्लास में तुम्हें डायरेक्टली करा देता हूँ। तो हर रोज हम जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उससे बेस उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे एरोडोफ के, वो हम एक दो तीन जितने भी क्वेश्चन होंगे उस दिन की थ्योरी पे बेस्ड, उनको हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। और उसके बाद अगर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा बच रहे हैं, तो उनके लिए हम अलग से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या जितना भी कर सकते हो, और अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।